दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। नहीं बहू की अजीब सा सुहागरात का पार्ट 2। पहला भाग में आपने सुना था रानी सुहागरात के दिन अपने पति से मिलने के लिए इंतज़ार करती है, लेकिन उसका पति तो बाथरूम में ही। एवं चलिए कहानी को आगे सुनेंगे। कहानी सुनने बाद सब्सक्राइब जरूर करना। बिजी थे, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह किसी की जिंदगी में झांक कर देखे कि वह क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। सिर्फ यही वजह थी जो मेरे पति पर आज तक किसी ने नज़र नहीं रखी थी। बस उनकी शादी करवाना अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वह अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाते हैं, बस हर हाल में शादी कर देते हैं, यह बात जाने बिना कि उनका बेटा शादी करने के लायक है भी या नहीं। बस किसी भी लड़की के पहले अपने लड़के को बांधकर उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं और लड़का अपनी बदनामी होने की वजह से किसी को बताता नहीं कि मुझे क्या परेशानी है। मैं नामर्द हूँ और मैं शादी करने का काबिल नहीं हूँ। इसी वजह से मुझ जैसी लावारिस और मासूम लड़कियाँ दर दर के ठोकरें खाकर ऐसे आदमियों की किस्मत में आ जाती हैं और सारी ज़िंदगी अपना मुंह बंद करके ज़िंदगी गुजारती रहती हैं। और मैं उस टाइम की लड़की नहीं हूँ कि मैं चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। खामोश रहकर मुझे थोड़ी ना कोई अवार्ड मिलने वाला था, बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चे ना होने के ताने देते रहते और मुझे बांझ कहा जाता। मैं सोच सोच कर बहुत आगे निकल आती थी और अब परेशानी यह थी कि मैं क्या करती और कहाँ जाती। मेरे पास तो अपना सर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह भी मौजूद नहीं थी और उधर चाचा के घर में चाची ने भी मुझे उनके घर पर जाने के लिए मना कर दिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब खामोश नहीं रहूँगी। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए नहीं बचा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसका क्या मतलब कि मेरा पति मुझे धोखे में रखता और मैं इंतज़ार में थी कि मेरा पति बाथरूम से बाहर आ जाए। बहुत देर बाद जब मेरा पति बाथरूम से आया तो मुझे जागता हुआ देखकर बहुत चौंक गया था। मैंने गुस्से से अपने पति का बान पकड़ लिया और उससे चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुमने सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। मेरा पति एकदम अनजान बन गया। वह ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत पर मेरा मन कर रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं। उसे नहीं पता था कि वह जो एक्टिंग मेरे सामने कर रहा है, मैं उस एक्टिंग को अच्छी तरह से समझ गई थी। वह मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मासूम नहीं था, बल्कि वह तो एक बहुत बड़ा चालाक आदमी था और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वह अभी तक मेरे करीब नहीं आया था और शायद यही वजह थी कि वह नामर्द है। लेकिन मेरा पति मुझे यह बात बताने से बहुत डर रहा था कि उसकी इंसल्ट होगी और लोग उसकी मजाक बनाएंगे। इसीलिए उसने शादी करके अपना सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी पर डालने के बारे में सोचा होगा। मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे और पिछले 3 महीनों से मैं लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने पति का गिरेबान पकड़कर उससे सवाल कर रही थी तो वह हैरत से मुझे देख रहा था, जैसे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि
मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। वह हक्का बक्का होकर मुझे देखे जा रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उससे कोई जवाब नहीं बन सका तो मैंने फौरन ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ और यही वजह है कि तुम इस घटिया फिटकिरी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हो। मेरा पति अभी हैरान सा खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा था और वह काफ़ी सैड लग रहा था कि मैं उसकी सारी बातों को जान चुकी हूँ। मैं अपने पति को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान पैक करके दरवाजे की तरफ जाने लगी थी और घर से बाहर निकल गई थी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर के मेन गेट तक नहीं पहुंची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीट हुआ मेरे कमरे में लेकर चला गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपने हाथ मेरे मुंह पर रख लिया, जिससे मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी और हल्की हल्की आवाज़ में मुझे खामोश रहने के लिए कहता रहा। वह मुझे कमरे में लेकर आ गया और बेड पर बैठने के बाद उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं एकदम दरवाजे की तरफ जा रही थी, मगर उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने तुमसे कहा कि खामोश रहो। बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी सारी बातें सुन लो और तुम इस टाइम रात के इतने अंधेरे में कहाँ पर जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? अपने पति की कही हुई बात पर मैं और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगी। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों से सच छुपा कर रखोगे? सच ज़्यादा दिन तक छुपकर नहीं रह सकता और दुनिया वालों के सामने आ ही जाएगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो और तुम एक नामर्द हो। मैं यह बात सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम नामर्द हो और तुमने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं कहे जा रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गई और ज़मीन पर जब मेरे घुटने लगे तो मैं बुरी तरह से दर्द में आ गई थी और दर्द से मेरी आंखें भर आई थी और मैं रोने लगी थी। बल्कि यह चोट तो बहुत मामूली सी थी। जो चोट मेरे दिल पर लगी थी उसने मेरे पूरे दिल को घायल कर दिया था। मैं चौंक गई और परेशानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा पति आखिरकार मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। अगले ही पल में थप्पड़ का दर्द भुलाकर अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम्हारे थप्पड़ मारने पर भी मैं इस घर में आबोन नहीं रह सकती। मैंने भी चिल्ला चिल्ला कर अपने पति से बात करना शुरू कर दिया था। मेरे पति ने फिर से कहा कि हल्की आवाज़ में बात करो वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों से गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ दिखे जा रहे थे। मेरे पति ने कहा कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। मैं नामर्द नहीं हूँ बल्कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे यह इलाज करने के बारे में बताया था कि मैं फिटकिरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद
हो जाऊंगा। पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे बदबू भी पैदा होने लगी थी और इस वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इस बीमारी का हर तरह से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफ़ी सारी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया। नेट से देखकर हर घरेलू उपाय भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ नॉर्मल सा ही फ़ायदा होता था। मगर अब मेरी यह बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ सालों पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी तो मुझे खून की ज़रूरत पड़ गई थी। तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। तभी से ही मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी सारी बॉडी पर एलर्जी हो गई। उस आदमी का खून मुझे सूट नहीं किया और तभी से ही मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाओगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, मगर परेशानी सिर्फ एलर्जी ही नहीं थी। एक परेशानी यह भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी ही बीमारी तुम्हें भी लग सकती थी। यह कोई मामूली बीमारी नहीं, बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपने जैसा नहीं करना चाहता था। मेरा इलाज तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। मुझे किसी ने एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया तो मैं उसके कहने के मुताबिक उस वैद्य के पास चला गया था। मैंने जब वैद्य से मुलाकात की तो उन्होंने मेरा पूरी तरह से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इस वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था और उधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा किया हुआ था, क्योंकि मेरी एक बहन लंदन से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर कुछ सालों तक मेरी बहन का आना यहाँ पर मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बहुत इनकार किया कि मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी किसी ने एक भी नहीं सुनी और मेरी शादी की डेट भी मुझसे बिना पूछे ही तय कर दी। इसी तरह से हमारी शादी भी हो गई। जब मैं वैद्य जी के पास गया और मैंने उनको बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी के करीब भी नहीं जाना। मैं अपने फैमिली के हर मेंबर से भी दूरी बनाकर ही बात किया करता था और ना ही उन लोगों के साथ उठता बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट तो फिक्स हो गई थी। वैद्य जी ने बताया कि तुम्हें इतना करना होगा, जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तो तुम्हें अपनी पत्नी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। मैं वैद्य जी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का और कोई सलूशन नहीं है, इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अच्छी तरह से सेहतमंद होना होगा और अपनी बीमारी को ठीक करना होगा। फिर आराम से सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही तो रहना है। क्योंकि वैद्य जी के इलाज से मुझे काफ़ी फ़र्क होने लगा था और मैं खुद को काफ़ी हद तक ठीक महसूस कर रहा था, इसलिए मुझे वैद्य जी की बात माननी पड़ी थी और मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। मगर ना जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ भी कहने की
हिम्मत ही नहीं होती थी। और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठी और मुझे गलत समझने पर मजबूर हो गई थी। बैजी ने कहा कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकेगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता था और आज तक मैंने तुम्हारे करीब बैठकर तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। और हर रोज़ मैं फिटकरी घर पर लेकर आता था और रोज़ाना मेरा नई फिटकरी से इलाज होता था। इसीलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी की हिफाजत किया करता था, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकूं और तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से तो किसी को नज़र नहीं आती थी, मगर अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी यह सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखी। मेरा पति बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मुझे अपने पति की बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे से सच्चाई साफ साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि आप अगर मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो मैं पिछले 3 महीनों से इतना परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में तो तरह तरह की बातें आने लगी थी। मेरे अलावा कोई और भी होता तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता, और तुम्हारी कुछ हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और मैं भी अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके साथ बहुत नीची की और आपको नहीं समझा। मैंने बहुत शर्मिंदा होकर अपने पति से माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वह दिन है और आज का दिन है। मैं और मेरे पति हमेशा एक दूसरे के साथ है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि धीरे धीरे मेरे पति की बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो गई और मेरे पति अब बिल्कुल ठीक है और हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभी हम अपनी से बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां हैं जो घर को बर्बाद कर देती है। हमें अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम नहीं जानते कि सामने वाले के दिल का हाल क्या है और वह किस परेशानी से जूझ रहा है। अगर हम किसी की परेशानी को समझ सके तो हम उसका साथ देकर उसे कामयाब बना सकते हैं और उसकी परेशानी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हम लोगों को सोचने और समझने की हिम्मत दे और ताकत दे और हमें सही फैसला करने की समझ दे। और अब मेरे पास एक 3 साल की बेटी भी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे पति हैं कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता कि यह वही आदमी है जिस पर मैंने पहले कुछ जाने बिना ही काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए थे और उन पर शक किया करता था। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नमस्ते।